सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है धड़ाम भड़ाम। फिर आओ शब्द ढूंढने खेल में हम लोग सीखेंगे नए नए शब्दों को। उसके बाद शब्द के भेद शब्द में हम लोग समझेंगे विभिन्न प्रकार के शब्दों को। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे मापन की, जिसमें आज हम लोग समझेंगे लीटर और मिलीलीटर का रूपांतरण। उसके बाद खेलेंगे एक खेल जिसका नाम है धूम और फिर हल करेंगे वजन से संबंधित शाब्दिक सवालों को। फिर करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की और सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है व्हाट इज द टाइम। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो दोस्तों, वक्त हो गया है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई का। नहीं समझे? अरे बस खेल खेल में कुछ सीखने का वक्त हो गया है। मैं तो अपना सारा सामान लेकर तैयार हूँ। आप तैयार हैं? अच्छा, तो फिर दिखाइए आपकी कॉपी कहाँ है और आपकी पेंसिल। भाई वाह, आप भी तैयार हो। चलिए फिर शुरू करते हैं एक कहानी से। उसके बाद हिंदी के कुछ खेल खेलेंगे और उसके बाद हम गणित पे आएंगे। तो फिर कहानी शुरू करें। बिट्टू, खिड़की के पास खड़ी होकर क्या देख रही हो? काका देखिए ना, रामू काका के घर के पास बहुत सारे लोग जमा हैं। मैं बस वही देख रही थी। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं बिट्टू? काकी लगता है उनकी दुकान का छप्पर उतार रहे हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने बताया था कि वो अपनी छप्पर वाली दुकान को सही करवाकर एक अच्छी दुकान बनवाने वाले हैं। तो इनका छप्पर कौन कौन उतार रहा होगा? राज मिस्त्री और उसके सहायक। राज मिस्त्री? क्या हुआ बिट्टू, किस सोच में डूब गई? मैं सोच रही हूँ ये छप्पर उतारने के लिए किसी को बुलाने की क्या जरूरत थी। ये तो मैं और मेरे दोस्त धड़ाम भड़ाम ही तोड़ देते। और तुम्हारे इस तरह धड़ाम भड़ाम तोड़ने से उनका कितना नुकसान होता? काका आप भी ना, मैं और मेरे दोस्त धड़ाम भड़ाम बता कर करते, बिना बताए थोड़े ही करते। और यदि बिना बताए धड़ाम भड़ाम हो जाती तो? बिना बताए भला कैसे करते? हमें डांट जो पड़ती और हो सकता है पिटाई भी पड़ जाती। पर किसी को तो धड़ाम भड़ाम करने पर मिठाइयाँ मिली और साथ में सहायक को भी। काका आप गोल गोल बातें मत घुमाइए।
और बताइए कि किसको और कैसे मिठाइयाँ खाने को मिली। हाँ हाँ बताइए, जब बिट्टू पूछ रही है तो। ठीक है, तो सुनो यह कहानी जिसका नाम ही है धड़ाम भड़ाम। अब आप मीना से सुनिए कहानी धड़ाम भड़ाम। लेखन अशोक राजा गोपालन, चित्रांकन अशोक राजा गोपालन, अनुवाद मनोहर नोटानी, प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। मुनि एक मिस्त्री था। उसने अपने गांव की हर छोटी बड़ी इमारत बनाई थी। एक सुबह डॉक्टर शीला ने अपना क्लिनिक उससे बनाने को कहा। मुनि, मेरा पुराना छप्पर तोड़कर नया क्लिनिक बना दोगे क्या? डॉक्टर शीला ने कहा। डॉक्टर अम्मा, मैं बना दूंगा, मुनि बोला, लेकिन उसके लिए मुझे मेरे सहायकों अंजू और संजू की मदद लेनी होगी। वे लोग पहाड़ी के ऊपर रहते हैं। मुनि अपने सहायकों को लेने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे नल वाला प्लम्बर बहादुर मिला। बहादुर बोला, मैं छप्पर में लगे नल और पाइप हटाने में तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम यहीं रुको बहादुर, मैं उधर से अंजू संजू को लिवा लाता हूँ। पहाड़ी पर आगे उसे ग्वाला बाबू और उसकी भैंस रानी मिले। मुनि ने पूछा, क्या तुम डॉक्टर अम्मा की छप्पर तोड़ने में हमारी मदद करोगे? नहीं नहीं, बाबू ने कहा, वह अच्छी डॉक्टर है, मैं उनका छप्पर नहीं तोड़ूंगा। मुनि को मस्तान बड़े मिला। छप्पर की सारी लकड़ी हटाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मस्तान बोला। आखिर में पहाड़ी के ऊपर मुनि की मुलाकात अंजू संजू से हुई। हमें तुम्हारा वह बड़ा और भारी हथौड़ा चाहिए, मुनि बोला। हथौड़ा इतना बड़ा और भारी भरकम था कि मुनि लुढ़कने पुढ़कने लगा। जरा बच के, अंजू ने कहा। मुनि ने संजू का हाथ पकड़ लिया। संजू ने अंजू का हाथ पकड़ लिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। मुनि, संजू और अंजू पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते मस्तान पर आ गिरे। भड़ाम भड़ाम भड़ाम। मुनि, संजू, अंजू और मस्तान पहाड़ी से लुढ़कते लुढ़कते नीचे आ गए। हे, बाबू बोला। बैं, रानी बोली, मैं भी आ रहा हूँ। बोलते बोलते बहादुर सहायकों से आ जुड़ा। अगड़म बगड़म, अगड़म बगड़म। मुनि, संजू, अंजू, मस्तान, बाबू, रानी व बहादुर सबके सब लुढ़कते पुढ़कते नीचे आए और गड़गड़ गड़गड़ करते शोर भरे धड़ धड़ाम से डॉक्टर अम्मा के छप्पर पर टूट पड़े। ये लो, डॉक्टर अम्मा के छप्पर के तो 100 टुकड़े हो गए। डॉक्टर शीला बहुत खुश हुई। उन्होंने सबको पैसे दिए और मिठाई खिलाई। धन्यवाद मुनि और उनके साथियों, वे बोली। तुम लोगों ने तो मेरा छप्पर यूं चुटकी में तोड़ डाला, तो अब झट से मेरा क्लिनिक भी बना डालो। धड़ाम भड़ाम। बिट्टू, कहानी हुई खत्म, अब उससे बाहर निकलो। हाँ बिट्टू, कहानी खत्म हो गई। कुछ भी कहिए, पर कहानी बहुत ही मजेदार थी। कहानी मजेदारी लगी या समझ में भी आई? भाग्यवान, तुम भी कैसी बातें करती हो। भला ऐसा कभी हुआ है मैंने कहानी सुनाई हो और बिट्टू को समझ में नहीं आई हो? कभी नहीं। जब कहानी समझ में आ ही गई तो बताओ, राजमिस्त्री किसे कहते हैं? जो इमारत बनाते हैं उन्हें राजमिस्त्री कहते हैं। शाबाश बिट्टू। भाग्यवान, अब तुम बताओ, मुनि से किसने अपना क्लिनिक बनाने के लिए बोला था? डॉक्टर शीला ने अपना क्लिनिक बनाने के लिए मुनि से कहा था। बहुत खूब काकी। काका, अब आप बताइए कि मुनि के सहायक कौन थे? मुनि के सहायक अंजू और संजू थे।
शाबाश श्रीमान जी। बच्चों, मुझे तो घर बनाने के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई, आपको भी जरूर मिली होगी। तो बस आप ये कहानी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों को सुनाइए और इस पर चर्चा कीजिए। चर्चा के लिए प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मुनि को रास्ते में कौन कौन मिला था? दूसरा प्रश्न है, प्लम्बर का क्या काम होता है, पता कीजिए। तीसरा प्रश्न है, किसने कहा था कि हम छप्पर नहीं तोड़ेंगे और क्यों? चौथा प्रश्न है, मुनि अंजू संजू से क्या मांगने के लिए गया था और क्यों? पांचवा प्रश्न है, एक मकान बनाने के लिए किस किस सामग्री की जरूरत होती है, पता कीजिए और अपनी कॉपी पे लिखिए। बच्चों को प्रश्न देने के बाद क्यों ना उन्हें खेल खिलवाएं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जब हाँ हाँ बोल ही दिया है तो यह भी बता दो कि कौन सा खेल खेलने वाले हैं। अरे ये क्या, आपने तो मुझे ही फंसा दिया। जब फंस ही गई हो तो खेल का पिटारा खोल लो। हाँ काकी, अब देरी मत कीजिए। ठीक है, तो ये खोला पिटारा और निकाला खेल, आओ शब्द ढूंढें। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं खेल, जिसका नाम है आओ शब्द ढूंढें। पतला। पतला। हमें क्या ढूंढना है? पतला। चलो ढूंढते हैं। चरखा, निडर, पसंद, गायक, पतला, मशीन। और हमें ढूंढना क्या है? पतला। तो पतला यह है। राइट आंसर। वकील। अब हमें क्या ढूंढना है? वकील। तो ढूंढते हैं, वकील कहाँ पे है? चतुर, पक्षी, कीचड़, दिन, भोजन, वकील। तो यह है वकील। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। कंचन। कंचन। अब हमें कंचन ढूंढना है। कंचन कहाँ है? विषय, शीतल, तबला, बोतल, चावल, कंचन। मिल गया। क्या ढूंढना है हमें? कंचन। तो यह है कंचन। राइट आंसर। बिल्कुल सही। पंच। अब हमें पंच ढूंढना है। तो यह क्या है? होटल, भोजन, जवान, कंगन, चोर, पंच। और हमें ढूंढना क्या है? पंच। तो यह है पंच। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। घर। तो घर कहाँ पे है? सुअर, गायक, बीज, घर। यह है घर। राइट आंसर। बिल्कुल सही। पतला। पतला। अब हमें क्या ढूंढना है? पतला। तो पतला इसमें कहाँ है? यह है क्या? चंचल। नहीं, यह तो नहीं है। खाट, पतल। मुझे तो यह लग रहा है। देखते हैं सही है या गलत। ट्राई अगेन। ओह नहीं, यह तो गलत है। तो पतला कहाँ पे है? यह भी नहीं है। पतला। यह है शायद। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। युवक। युवक। इसमें युवक कहाँ पर है? बाहर, गरम, नीम, युवक। यह है युवक। राइट आंसर। बिल्कुल सही। नकली। नकली। यह है सुअर, कठोर, नकली।
यह है नकली। राइट आंसर। बहुत बढ़िया। आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। बाय बाय। थैंक यू काकी, पर किस लिए? इतना मजेदार खेल खिलवाने के लिए। एक थैंक यू तो मेरी तरफ से भी बनता ही है। आप थैंक यू का चक्कर छोड़िए और खेल का पिटारा खोलिए। क्या भाग्यवान, बिट्टू ने थैंक यू बोला तो उसे कुछ नहीं कहा और मैंने कहा तो पिटारा खोलिए। वो बिट्टू है, बिट्टू के काका नहीं। काका, आप काकी से बातों में जीत नहीं पाएंगे, इसलिए भलाई पिटारा खोलने में ही है। कहती तो तुम सही हो। जब बिट्टू की बात सही लगी तो बताइए हम कौन सा खेल खेलने वाले हैं? हम खेलने वाले हैं खेल जिसका नाम है शब्द के भेद वाक्य। बच्चों, चलो खेल शुरू करते हैं। खेल का नाम है शब्द के भेद वाक्य। वाक्य से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को वर्गीकृत कीजिए। तो हमें इस वाक्य से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अलग करना है। तो यह क्या है? कांटे बहुत ही नुकीले हैं। अब इसमें संज्ञा क्या है और विशेषण क्या है? कांटे, मुझे लग रहा है कांटे संज्ञा है। देखते हैं। और विशेषण नुकीले विशेषण है। चेक करते हैं सही है या गलत। फैंटास्टिक। बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। वह प्रीति की अच्छी दोस्त है। तो इसमें वह सर्वनाम होगा और संज्ञा क्या होगा? प्रीति। प्रीति संज्ञा। और विशेषण के जगह पर क्या होगा? अच्छी दोस्त है। तो इसमें अच्छी शायद विशेषण होगा। आप चेक करते हैं। वेल डन। बिल्कुल सही। चलो आगे बढ़ते हैं। वह गिटार अच्छा बजाता है। वह गिटार अच्छा बजाता है। तो इसमें वह सर्वनाम होगा और गिटार संज्ञा। और यहाँ है बजाता, तो बजाता विशेषण होगा। अब सही लग रहा है। चलो चेक करते हैं। ट्राई अगेन। ओ नहीं, यह तो गलत है। तो इसका मतलब अच्छा विशेषण होगा। आप चेक करते हैं। गुड जॉब। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। मैं अकेला गुजरात नहीं जा सकता हूँ। तो इसमें मैं सर्वनाम होगा। अकेला गुजरात, गुजरात नाम के जगह पर हो, संज्ञा के जगह पर होगा। और विशेषण, विशेषण के जगह पर क्या होगा? नहीं जा सकता। विशेषण की जगह पर क्या होगा? सकता। या अकेला, अकेला। चलो चेक करते हैं। एक्सीलेंट। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। तुम रोहन से तेज दौड़ सकते हो। तो इसमें तुम सर्वनाम के जगह पर होगा और संज्ञा के जगह पर रोहन होगा। और विशेषण के जगह पर क्या होगा? तेज दौड़ सकते हो। तो इसमें तेज विशेषण के जगह पर होगा।
अब चेक करते हैं। वेल डन। बहुत बढ़िया दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। मेरी दीदी मुझे खुश रखती है। तो इसमें मेरी सर्वनाम की जगह पर होगा दीदी। दीदी संज्ञा की जगह पर होना चाहिए। और विशेषण की जगह पर क्या होगा? खुश। खुश। सही लग रहा है। अब तो चेक करते हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। हर्ष सभी की मदद करता है। तो यहाँ पर हर्ष संज्ञा की जगह पर होगा और सर्वनाम की जगह पर क्या होगा? सभी। विशेषण में क्या होगा? मदद करता है, तो मदद विशेषण की जगह पर होना चाहिए। अब चेक करते हैं। वेल डन। बिल्कुल सही। खेल खत्म हो गया। चलो अब हम फिर मिलते हैं। आपको मेरे साथ खेलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों। वाह, बहुत ही मजेदार खेल खिलवाया बिट्टू के काका। सच कहा काकी, मैं तो इस खेल से यह भी सीख गई कि कौन सा शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण है। बच्चों, बिट्टू ने इस खेल से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द कौन से हैं यह सीखा। आपने भी बिट्टू की तरह कुछ न कुछ तो जरूर सीखा होगा। तो अब आप भी अलग वाक्यों के साथ इस खेल को अपने घर के सदस्यों के साथ खेलिए। आज की कहानी तो बहुत ही मजेदार थी, मुझे तो याद भी हो गई है। मैं सोच रही हूँ अपनी छोटी बहन को सुनाऊंगी। आप सुनाएंगे? ये कहानी आप भी किसी न किसी को जरूर सुनाइएगा। अभी वक्त हो गया है गणित के कुछ खेल खेलने का। चलिए शुरू करते हैं गणित। आज हम समझेंगे मापन के अंतर्गत लीटर और मिलीलीटर का रूपांतरण। देखिए, मिलीलीटर लीटर में कितना होता है, मिलीलीटर और लीटर किस तरह बराबर होते हैं, चलो समझते हैं। देखिए, 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर के। तो 2000 मिलीलीटर यह कितने लीटर के बराबर होगा? यह होगा 2 लीटर के बराबर। अब अगर पूछा जाए कि 5000 मिलीलीटर यह कितने लीटर के बराबर होता है, तब क्या उत्तर होगा? तब आप कहेंगे कि यह 5 लीटर के बराबर होता है। और 10,000 मिलीलीटर की बात हो तो यह कितना लीटर होगा? तो यह होगा 10 लीटर के बराबर। तो इसे समझिए कि 1000 मिलीलीटर कितने लीटर है? 1000 से ये 3 शून्य अगर हमने निकाल दिए, यानी 1000 में 1000 का भाग किया तो क्या मिला? 1 लीटर। इसी तरह 2000 से 3 शून्य निकाले तो 2 लीटर। इसी तरह 5000 से 3 शून्य निकालो तो 5 लीटर। और 10,000 से 3 शून्य निकालने पर 10 लीटर। तो आप समझ गए कि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर, 3 लीटर 3000 मिलीलीटर के बराबर और 4 लीटर 4000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ऐसे ही 5 लीटर होगा 5000 मिलीलीटर, 6 लीटर होगा 6000 मिलीलीटर, 7 लीटर होगा 7000 मिलीलीटर और 8 लीटर 8000 मिलीलीटर के बराबर।
और दोस्तों 9 लीटर कितना होगा? हाँ, 9000 मिलीलीटर। और 10 लीटर 10,000 मिलीलीटर। 20 लीटर होगा 20,000 मिलीलीटर। और 25,000 मिलीलीटर। दोस्तों अब अगर आपके पास एक इस तरह का माप था 1 लीटर वाला और आपने इसे पूरा भर दिया, अब आपके पास एक बोतल है जो है 1000 मिलीलीटर की। चलो देखते हैं इस माप से यह पूरी बोतल भर जानी चाहिए, है ना दोस्तों? चलो भर के देखते हैं भरती है या नहीं। तो जब हमने इससे पानी डाला तो देखो यह बोतल पूरी भर गई। इसका मतलब 1 लीटर वाला माप 1000 मिलीलीटर वाले माप के बराबर था। यानी 1 लीटर का 1000 गुना होता है 1000 मिलीलीटर। और अगर 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है तो 2 लीटर 2 गुना 1000 2000 मिलीलीटर। 5 लीटर कितना होगा? 5000 मिलीलीटर। तो हमने क्या समझा कि 1000 मिलीलीटर का अगर बर्तन होगा तो यह 1 लीटर के बर्तन के बराबर होगा। लेकिन इस बार आप देखिए 1000 मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से ही भाग करना होगा दोस्तों। तो अगर 1000 मिलीलीटर 1 लीटर के बराबर है तो 2000 मिलीलीटर यह कितना होगा? कैसे निकालेंगे? हाँ, 2000 बटा 1000 लीटर, इस तरह मिलेगा 2 लीटर। और 5000 मिलीलीटर कितना होगा? 5000 बटा 1000 लीटर यानी 5 लीटर। अब एक उदाहरण देखिए। एक बाल्टी में 2 लीटर और मग में 250 मिलीलीटर पानी है। तो बताइए कि दोनों में कुल कितना मिलीलीटर पानी है? चलो देखते हैं बाल्टी और मग में से दोनों में मिलाकर कितना हुआ। तो जानकारी क्या दी है? दिया है एक बाल्टी में 2 लीटर और मग में 250 मिलीलीटर पानी है। क्या पूछा है? पूछा है कि दोनों में कुल कितना मिलीलीटर पानी है। अच्छा, और करना क्या होगा? लीटर को मिलीलीटर में बदलना है और जोड़ करना है। तो 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर है। तो 2 लीटर 2 गुना 1000 यानी 2000 मिलीलीटर। 2000 मिलीलीटर और 250 मिलीलीटर दोनों को जोड़ें। ठीक है, तो इस तरह जब हमने इन्हें जोड़ा तो हमें क्या मिला? 2250 यानी 2250। तो दोनों में कुल मिलाकर 2250 मिलीलीटर पानी है। दोस्तों, आशा है आप समझ गए होंगे। तो मिलीलीटर और लीटर के और सवालों के साथ हम फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए। गुड बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम खेलने वाले हैं चोर और पुलिस का खेल, जिसका नाम है धूम। तो चलिए जल्दी से बिना वक्त गवाए पुलिस की चोर पकड़ने में मदद करते हैं। ये देखिए, ये चोर भाग रहा है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। हमारा पहला सवाल आ गया। सवाल है 27 7 के पहाड़े में आता है। तो जल्दी से मेरे साथ 7 का पहाड़ा पढ़िए और देखिए कि उसमें 27 आता है या नहीं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 चौके 28। 28 आ गया, 21 आ गया, लेकिन 27 तो आया ही नहीं। इसका मतलब 27 7 के पहाड़े में
नहीं आता है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ये गलत के निशान पर टिक। अगला सवाल है कि 5 12 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 12 के गुणनखंड निकालिए। 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 5 12 का अभाज्य गुणनखंड नहीं होता है, तो ये भी गलत है। अगला सवाल है कि 60 4810 का एक गुणज है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जल्दी से 60 के एक जीरो से 4810 की जीरो को काट देंगे। बचा हमारे पास 6 और 481। अब जल्दी से 481 को 6 से भाग दे दो। 6 थे 48, लेकिन एक तो फिर भी शेष बच गया। तो इसका मतलब हुआ कि 60 4810 का गुणज नहीं हो सकता। सवाल है 61 23 4 9 संख्याएं अवरोही क्रम में लिखी गई हैं। तो जल्दी से अवरोही क्रम याद करिए क्या होता है। अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं और फिर सबसे छोटी, फिर उसके बाद अवरोही क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और इस तरह करते हुए अंत में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। अब इस क्रम को देखिए। 61 सबसे बड़ा है, 23 उससे छोटा, 4 उससे छोटा है, लेकिन 9 तो 4 से बड़ा है। तो मतलब यहाँ पर क्रम क्या हुआ? गलत। तो ये भी क्या है? गलत। सवाल है 20 एक भीष्म संख्या है। तो सम और भीष्म संख्याएं याद है ना? जो संख्याएं 2 से भाग हो जाती हैं वो संख्याएं होती हैं सम संख्याएं। तो 20 क्या 2 से भाग नहीं होती है? 20 तो 2 से भाग हो जाती है, तो ये तो होनी चाहिए सम संख्या, ना कि भीष्म। ये भी गलत है। अगला सवाल भी क्रम का है। पूछा है कि 0 4 6 9 12 संख्याएं आरोह क्रम में लिखी गई हैं। तो आरोह क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम। तो बताइए कि ये संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं या नहीं? जी बिल्कुल सही, ये संख्याएं बढ़ते क्रम में हैं, तो ये बिल्कुल सही हुआ। अगला सवाल है भिन्न का। 11/13 घटाव 1/13 बराबर है 12/13। तो ये बिल्कुल सही है। कैसे? जिन संख्याओं के हर बराबर होते हैं उनके अंश को हम आसानी से जमा या घटाव कर सकते हैं। अब क्योंकि दोनों भिन्नों के हर 13 हैं, तो 11 में से 1 कम होने के बाद क्या आना चाहिए? अरे ये तो 10 आना चाहिए। ये तो गलत है। मैं तो जमा के चक्कर में इसको सही बोले जा रही थी। तो ये तो गलत है, क्योंकि 11 में से 1 कम होगा तो कितने बचेंगे? 10। अभी गलती होने से बच गए हम। अगला सवाल है कि 2/12 बराबर है 8/19 के। अगर ये दोनों समतुल्य भिन्न हो तो दोनों के अंश और हर को हमें समान संख्या से गुणा या भाग करना होगा। 2 और 8 किए हैं बराबर, यानी कि 2 को किया है 4 से गुना, लेकिन 12 को 4 से गुना करेंगे तो 19 तो नहीं आने वाला, मतलब ये गलत है। अगला सवाल है 3/10 जमा 9/10 बराबर है 12/10। तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर 9 और 3 को जमा किया है और उत्तर आया है 12। कैसे? क्योंकि इनके हर बराबर हैं, तो ये सही है। अगला सवाल है कि 4.22 जमा 0.01 बराबर है 4.240। तो जमा करिए। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। सवाल है 3.27 बड़े हैं 3.31 से। तो बताइए कि 3.27 बड़े हैं या 3.31? ये गलत है।
3.27 छोटे होते हैं। 1.38 जमा 0.01 बराबर है 1.39। तो ये जमा बिल्कुल सही किया गया है। 4 और 10 का लघुत्तम समापरिवर्त्य 20 है। तो 4 के गुणज निकालिए। 4 के गुणज होते हैं 4, 8, 12, 16, 20 और 10 के 10 और 20। तो क्या 4 और 10 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन हुआ? अरे ये तो 20 ही हुआ। तो इसका मतलब 4 और 10 का लघुत्तम समापरिवर्त्य 20 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 25.12 सेंटीमीटर होगी। तो मुझे लगता है ये सही है। आपको क्या लगता है? 6 और 8 का लघुत्तम समापरिवर्त्य 27 है। तो 6 के गुणज निकालिए और 8 के। 6 और 8 के गुणज निकालने के बाद हमने देखा कि 27 तो इन दोनों में से किसी 6 और 8 के गुणज निकालने के बाद हमने देखा कि 27 तो कहीं भी नहीं आया। तो फिर ये लघुत्तम समापरिवर्त्य नहीं हो सकता, ये गलत है। अगला सवाल आ गया कि 6 और 9 का महत्तम समापरिवर्त्य 3 है। तो 6 और 9 के गुणनखंड निकालिए और सबसे बड़ा गुणनखंड देखिए, क्या ये 3 ही है? जी, 6 और 9 का सबसे बड़ा साझा गुणनखंड 3 है। तो ये बिल्कुल सही है। देखा दोस्तों, हमने सभी सवालों के अच्छे से जवाब दिए और पुलिस ने कैसे आसानी से चोर को पकड़ लिया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही मज़ेदार खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वजन से संबंधित शाब्दिक सवाल का अभ्यास। एक दुकानदार के पास 4 किलोग्राम शक्कर के 12 पैकेट हैं। तो बताओ कि दुकानदार के पास कुल कितने किलोग्राम शक्कर है? कैसे बताएंगे? चलिए इसे हल करते हैं। क्या जानकारी दी गई है हमें यह देख लेते हैं। दिया है एक दुकानदार के पास 4 किलोग्राम शक्कर के 12 पैकेट हैं। पूछा क्या है? पूछा है दुकानदार के पास कुल कितने किलोग्राम शक्कर है। और करना क्या होगा दोस्तों? भाग करेंगे या गुणा? एकदम सही, हमें करना होगा गुणा। देखिए, एक पैकेट शक्कर 4 किलोग्राम शक्कर के 12 पैकेट हैं। एक पैकेट शक्कर यानी 4 किलोग्राम। तो दुकान में कुल कितने पैकेट हैं? अभी बताया, दुकान में है कुल 12 पैकेट। इसे इकाई, दहाई और सैकड़ा में लिखते हैं। तो इकाई पर होगा 12 में इकाई 2 और दहाई 1 है। ये हो गए हमारे पैकेट। अब यहाँ हम लिखेंगे शक्कर का माप यानी 4 किलोग्राम। और अब करते हैं गुणा। सबसे पहले हमने क्या किया? इकाई का इकाई से गुणा किया। तो क्या मिला? 4 गुना 2 यानी 8। फिर दूसरी बार हमने इकाई का दहाई से गुना किया, तब 10 गुना 4 या 4 गुना 10 कितना हो गया? ये हो गया 40। अब क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे। इस तरह मिलेगा 8 इकाई 4 दहाई यानी 48। इस तरह दुकानदार के पास कुल 48 किलोग्राम शक्कर है। राशन की दुकान में प्रति सदस्य 27 किलोग्राम गेहूं मिलता है। सुनीता के घर में 12 सदस्य हैं। तो बताओ सुनीता को कितने किलोग्राम गेहूं मिलेगा? देखते हैं। ये राशन की दुकान और सुनीता। अब देखिए क्या जानकारी दी है। दिया है राशन की दुकान में प्रति सदस्य 27 किलोग्राम गेहूं मिलता है। ठीक है, पूछा क्या?
पूछा है कि सुनीता को कितने किलोग्राम गेहूं मिलेगा। करना क्या होगा, भाग या फिर गुना? एकदम सही। तो देखो, प्रति सदस्य गेहूं कितना है दोस्तों? 27 किलोग्राम है। और घर में कुल सदस्य हैं 12। तो यहां पर हम इकाई दहाई सैकड़े में इसे लिखेंगे। तो 27 में 7 इकाई और 2 दहाई है। और बात करें 12 की तो 2 इकाई और 1 दहाई है। तो हमने लिख लिया 27 किलोग्राम गेहूं, 12 सदस्य। अब करते हैं गुना। इकाई का इकाई से इस तरह 2 गुना 7 कितना हुआ? 14। फिर इकाई का दहाई से तो 2 गुना 20, क्योंकि 2 दहाई है इसलिए 20। तो 20 दूनी 40। और अब दहाई का इकाई से किया 10 गुना 7 70, और दहाई का दहाई से 10 गुना 20 यानी 200। अब सभी को जोड़ दो। जोड़ा तो मिला इकाई 4, दहाई 2, सैकड़ा 3। तो देख सकते हैं आप, सुनीता को कुल 324 किलोग्राम गेहूं मिलेगा दोस्तों। इसी तरह के सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए, गुड बाय। अभ्यास के लिए शाब्दिक सवाल। तो दोस्तों, वक्त है सवाल को ध्यान से देखकर हल करने का। ये रहा सवाल। बगीचे में रखे हुए घड़े में 15 लीटर पानी है। उसमें से 7 बच्चों ने आधा आधा लीटर पानी पी लिया। तो बताइए, अब घड़े में कितना मिलीलीटर पानी शेष है? सवाल को समझिए, उसे लिखने की कोशिश कीजिए। लिखने के बाद करिए उसे हल। अब अगला सवाल करते हैं। एक दूध की कैन में 25 लीटर और 500 मिलीलीटर दूध है। अगर उसमें से 7500 मिलीलीटर दूध निकाल लिया जाए तो कैन में कितना मिलीलीटर दूध शेष रहेगा? सोचिए और फिर इसे हल कीजिए। अगला सवाल ये रहा। एक घड़े में 7500 मिलीलीटर पानी था। उसमें से एक मग से 3 बार 1-1 लीटर पानी निकाल लिया। तो बताओ, अब घड़े में कितना लीटर पानी शेष बचा है? अगला सवाल है। एक जूस की दुकान पर 8 दोस्तों में से हर एक ने 1250 यानी 1250 मिलीलीटर जूस पी लिया। तो बताइए कि सब दोस्तों ने मिलकर कुल कितने लीटर जूस पिया है? सोचकर जवाब दीजिए। ये रहा अगला सवाल। अजय ने 1750 मिलीलीटर जूस पिया और विजय ने 1.5 लीटर जूस पिया। तो बताइए कि किसने ज्यादा जूस पिया, अजय या विजय? जवाब निकाल कर रखिए दोस्तों। हम फिर मिलते हैं। गुड बाय। आज की स्टोरी है व्हाट इज द टाइम। इस स्टोरी के लेखक हैं डॉक्टर माधुरी पै और डॉक्टर माधव चव्हाण और चित्रकार है अलका खैरमोड़े। आजकल तो किसी को बैठकर बात करने का टाइम ही नहीं होता। सब बिजी हो गए हैं। सबका टाइम टेबल फिक्स होता है, जैसे कौन से टाइम पे खाना है, किस टाइम पर खेलना है या किस टाइम पर सोना है। मैंने भी हर दिन का टाइम टेबल बनाया है जो इस स्टोरी में है। क्या आपको जानना है मेरा टाइम टेबल? तो सुनिए आज की स्टोरी। When does Pinky study? She studies on Monday What time? at 7 o'clock. When does Pinky read?
She reads on Tuesday. What time? At 9 o'clock. When does Pinky write? She writes on Wednesday. What time? At 11 o'clock. When does Pinky play? She plays on Thursday. What time? At 3 o'clock. When does Pinky dance? She dances on Friday. What time? At 6 o'clock. When does Pinky sing? She sings on Saturday. What time? At 8 o'clock. When does Pinky sleep? She sleeps on Sunday. What time? Whole day. कैसा लगा आपको मेरा टाइम टेबल? क्या आप भी फॉलो करना चाहोगे? नहीं, कोई बात नहीं। आप अपना टाइम टेबल बनाइए और हाँ, उसे फॉलो जरूर करना। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे लंग्स ऑफ द सिटी यानी संजय गांधी जैविक उद्यान के कैक्टस हाउस में, जिसे नागफनी घर कहा जाता है। यह घर बाहर से देखने में जितना खूबसूरत है, उतना ही अंदर से रोमांचित करने वाला। कैक्टस एक ऐसा पौधा है जिसका तन गुद्देदार होता है, जबकि इसकी पत्तियां कांटों के रूप में बदल गई होती हैं। ये वज्र कंटका के नाम से भी जाने जाते हैं। पटना जू के बॉटनी रेंज में अलग अलग टाइप्स के गार्डन को दिखाने के लिए अलग अलग संरचनाएं बनाई गई हैं। उसमें एक कैक्टस हाउस भी यहाँ जो दर्शक आते हैं उनके लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। ये एक ग्रीन हाउस में बना करके स्ट्रक्चर में इन्हें रखा गया है, जहाँ अलग अलग प्रजाति के कैक्टस रखे गए हैं। जनरली कैक्टस का नाम आते ही हमें ऐसा प्रतीत होता है वैसे प्लांट्स के बारे में जो जनरल टर्म्स में लोग समझते हैं कि जिसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है और बिल्कुल रफ कंडीशन में रहते हैं। इस बात में सच्चाई है कि कैक्टस जो है सो काफ़ी हार्श प्लांट होते हैं, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव करते हैं और इनमें बहुत से तरह के मॉडिफिकेशंस नेचर के द्वारा किए गए हैं, जिससे ये वाटर लॉसेस जो होते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन को कम करके अपनी आवश्यकता को पूरी करते हैं। और ये काफ़ी ड्राई एरियाज में भी, क्लाइमेटिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में भी पाए जाते हैं, जहाँ प्रेसिपिटेशन काफ़ी कम होता है, वैसे जगहों पे भी ये पाए जाते हैं। ये सभी तरह के डेजर्ट्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये कैक्टस कैक्टेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं और जो कैक्टस में लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड थॉर्न्स होते हैं, वो कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इनके तने मोटे होते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ये पानी इन पौधों के तनों में विशेष प्रकार से संरक्षित रहते हैं। कैक्टस पानी की कमी होने पर इस संरक्षित पानी का उपयोग करता है। प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी इनके तने और टहनियां करती हैं। कैक्टस में पानी उसकी जड़ों की सहायता से आता है। इनकी मुख्य जड़ लंबी और मजबूत होती है। ये जड़ ही जमीन के नीचे से पानी खींचती है। कैक्टस पौधे में मौजूद पानी सामान्य पानी से मोटा जेल रूपी होता है। ये पानी रेगिस्तानी इलाकों में सफर कर रहे लोगों के लिए वरदान की तरह है। पानी बेस्वाद होता है, लेकिन इसे पीने से कोई नुकसान नहीं होता। कैक्टस प्लांट में मौजूद ये पानी पौधे को भी शुष्क और अत्यधिक तापमान से बचाता है। कैक्टस परिवार की लगभग 1750 प्रजातियां हैं। अधिकांश कैक्टस शुष्क वातावरण में पाए जाते हैं। यहां तक कि अटाकामा रेगिस्तान में भी यह पाया जाता है,
जो पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है। पत्ती रहित चमकदार तना कैक्टस की विशेषता है। इसे पानी संरक्षण के लिए अनुकूल माना गया है। लगभग सभी कैक्टस रसीले होते हैं। मांसल हिस्से स्टेम पानी को स्टोर करने के अनुकूल होते हैं। ज्यादातर कैक्टस के तने हरे रंग के होते हैं। किसी किसी कैक्टस का तना भूरे रंग का भी होता है। अधिकतर कैक्टस की पत्तियां सदृश्य नहीं होती। कैक्टस स्पाइन को विशेष संरचनाओं से उत्पन्न किया जाता है, जिन्हें ओरोलेक्स कहा जाता है। कैक्टस के तने अक्सर रिब्ड या फ्लेवर्ड होते हैं, जो बारिश के बाद आसानी से जल अवशोषित करता है। इसके बाद लंबे समय तक सूखा पड़ा रहता है। कैक्टस कार्बन डाइऑक्साइड को मैलिक एसिड के रूप में संग्रहित करता है। कैक्टस के फूलों में आमतौर पर कई फुंकेसर स्टेमन्स होते हैं, जो एक से अधिक शाखा पैदा कर सकते हैं। जमीन पर रहने वाले अधिकांश कैक्टस की जड़ बहुत अच्छी होती है, जो सतह के चारों ओर फैलती है। कैक्टस का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। इसके कई प्रजातियों का उपयोग सजावटी पौधों के रूप में भी किया जाता है और कई प्रजातियों को चारा और भोजन, विशेष रूप से उसके फल के लिए उगाया जाता है। कैक्टस यानी कांटों से भरा एक ऐसा पौधा जो अपने तनों में पानी को जमा कर शुष्क एवं रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करता है और वो अपना वृद्धि करता रहता है। पटना जू में कैक्टस के काफ़ी प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जैसे गोल्डन बॉल, कूपर किंग, पिंक लिम्फ, एंजल विंग्स, बैलून कैक्टस इत्यादि। इसके रख रखाव एवं देखरेख पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें समय समय पर बेवेस्टिन का छिड़काव किया जाता है ताकि फंगस आदि से बचा रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।